हाथरस मामले में यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर देश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जातीय हिंसा के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात वेबसाइट बनाई गई। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के आरोपी पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन इस वेबसाइट को तैयार कराने के पीछे थे। जातीय दंगों के लिए विदेश से चंदा मंगाया गया। दंगों के लिए कुछ इस्लामिक देशों से भी फंडिंग ली गई। पीड़ित परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। दंगों में प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की प्लानिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि साजिश के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का आरोप है कि जातीय दंगों की इस साजिश में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग 19 एफआईआर दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ कल हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित के घर पर पीएसी से 15 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीड़ित के भाई की सुरक्षा में 2 गनमैन तैनात किए गए हैं। हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस स्याही फेंकने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होगा। दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्ष अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर कल टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोरोना महामारी के बाद बने हालात से निपटने पर चर्चा की जाएगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना 2 मोर्चे पर जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन को अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की हवाई क्षमता भारत से बेहतर नहीं है, कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख ही नहीं बल्कि कई अहम जगहों पर वायुसेना के फाइटर जेट तैनात हैं। रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन से चीन परेशान हो गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन की सेना भारत की हाल ही में बनाई गई अटल टनल को बर्बाद कर देगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार बनाया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेस 2020 वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया। रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम पर वैश्विक सम्मेलन की अगुवाई की। सम्मेलन में दुनिया के 139 देशों के 60,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस सम्मेलन से चीन को दूर रखा। इस सम्मेलन में चीन की किसी भी कंपनी को निमंत्रण नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे।
artificial intelligence is a tribute to human intellectual power. सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान आया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि सुशांत की हत्या थी या आत्महत्या, ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। डॉक्टर सुधीर उन 5 डॉक्टर्स की टीम में शामिल थे जिन्होंने सुशांत सिंह की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। सीबीआई की टीम एम्स से विसरा और दूसरे सैंपल ले गई है, जिनकी जांच अब किसी दूसरी बड़ी फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर अपनी जांच प्रोफेशनल होने की बात कही है। जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ देखे हुए क्रिटिसाइज कर रहे थे, कितने लोगों को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, किसने क्या क्या बयान दिया? कोई मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बता दे।